तो इस वीडियो में हम बात करते हैं अकबर की 3 नीतियों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। एक तो अकबर की जो नीति थी पश्चिम उत्तर नीति, इसके बारे में बात करेंगे, यानी पश्चिम और उत्तर भारत के लिए नीति। दूसरी अकबर की नीति थी दक्षिण नीति, और तीसरी अकबर की नीति थी वो थी राजपूत नीति। तो इन तीनों नीतियों पर अकबर ने किस तरीके से काम किया है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा अकबर की जो पश्चिम उत्तर नीति थी उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो अकबर की जो पश्चिम उत्तर नीति थी उसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं कि अकबर ने पश्चिम उत्तर के मामलों में सुरक्षात्मक नीति अपनाई, जिसके तहत उसका उद्देश्य यह था कि वह अपनी सीमा को सुरक्षित रखे, यानी कि वह जो भी उज्बेकों या सफ़ेद के विरुद्ध अभियान करने के लिए तैयार नहीं था। तो पश्चिम उत्तर की नीति में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो अकबर का वो आता है सुरक्षात्मक नीति, यानी अपनी जो सीमा थी उसको वो अकबर जो है सुरक्षित करना चाह रहा था। पहला काम उसका यही था। वह अपनी ऊर्जा और संसाधन भारत में अतिरिक्त विस्तार में लगाना चाहता था। इसके लिए उसने कुछ उपाय किए, जो भी संसाधन थे, जो भी ऊर्जा थी, उसको वो विस्तार के क्षेत्र में लगाना चाह रहा था। ठीक है। हिंदू कुश पर नियंत्रण, ताकि वह हिंदू कुश पर नियंत्रण करना चाहता था ताकि उज्बेकों के हमले को सफलतापूर्वक रोक सके। तो पहला अकबर चाह रहा था कि हिंदू कुश पर क्या करे, हिंदू कुश पर वो नियंत्रण कर ले ताकि जो भी उज्बेकों के हमले हैं उनको सफलतापूर्वक वो रोक सके। दूसरा, कंधार पर नियंत्रण, ताकि ईरान के सफ़ेदों को हमलों करने से रोक सकें। दूसरा काम, पहला तो हिंदू कुश पर क्यों आक्रमण चाह रहा था, क्यों नियंत्रण चाह रहा था, क्योंकि उज्बेकों के जो भी विरोध हैं उनको रोक सके। दूसरा चाह रहा था कि कंधार पर नियंत्रण कर लिया जाए। कंधार पर नियंत्रण, जो ईरान के सफ़ेद थे, ईरान के सफ़ेद, तो ईरान के सफ़ेदों को हमला करने से रोक सके। वह उज्बेकों को मुग़लों से मिलकर के सफ़ेदों पर हमले के प्रस्ताव को नकार दिया था। उज्बेकों ने क्या किया, मुग़लों से मिलकर के, यहाँ पर उज्बेकों ने मुग़लों से मिलकर के, क्योंकि अकबर मुग़ल था, अकबर से मिलकर के अकबर चाह रहा था कि उज्बेकों से मिलकर के सफ़ेदों पर आक्रमण कर दिया जाए। लेकिन सफ़ेदों पर हमले के प्रस्ताव को नकार दिया, क्योंकि वह चाहता था कि शक्ति का संतुलन बना रहे ताकि मुग़ल साम्राज्य है सुरक्षित रहे। ठीक है। इसके साथ ही यह याद रखने वाली बात है कि जब उज्बेकों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिया तो अकबर दृढ़ता पूर्वक उनका दमन कर दिया, क्योंकि उज्बेकों ने जब अकबर पर आक्रमण करने की कोशिश की और अकबर के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की इन्होंने, उज्बेकों ने, तो अकबर ने यहाँ पर इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अकबर अपनी योजना में कामयाब रहा, शेष भारत में विस्तार करने में सफल रहा, किंतु पश्चिम उत्तर में दीर्घकाल तक व्यस्त रहने के कारण वह अपने अंतिम काल में ही जाकर के दक्षिण अभियान की ओर मुड़ सका, क्योंकि ज़्यादातर समय उसने पश्चिम उत्तर भारत में बिता दिया था, और ज़्यादातर समय पश्चिम उत्तर भारत में बिताने की वजह से वो दक्षिण की तरफ अपने अंतिम काल, जो जीवन के अंतिम काल थे, वर्ष थे, उनमें ही वो उनकी साइड मुड़ सका। ठीक है। अब अकबर की दक्षिण की नीति क्या थी। अकबर की दक्षिण नीति के तहत अकबर ने दक्षिण के 4 राज्य, अब दक्षिण के 4 राज्य कौन से थे, दक्षिण के 4 राज्य थे खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। ये 4 राज्य देख लेते हैं हम। खानदेश ये दक्षिण का राज्य था, अहमदनगर, तीसरा था बीजापुर, और चौथा था गोलकोंडा। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। इन्हें यह प्रस्ताव दिया कि ये अकबर की अधीनता में शासन करते रहें और ये राज्य अकबर को कर और अन्य सहयोग देंगे।
और इन राज्यों को विदेश नीति है मुग़लों के अधीन होगी, क्योंकि ये राज्य जो खानदेश है, अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, ये चारों मिलकर के कर अकबर को देंगे। इनकी जो विदेश नीति के निर्णय हैं वो मुग़लों के द्वारा लिए जाएंगे। इस तरीके का इनके साथ प्रस्ताव रखा गया। ठीक है। अकबर के प्रस्ताव को सिर्फ खानदेश के राजा ने स्वीकार किया था। यहाँ पर इन्होंने स्वीकार कर लिया था इस प्रस्ताव को कि भाई उनका हम कर देंगे आपको, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। विदेश नीति है, विदेशी जो अब नीतियां हैं वो आप हमारी बना सकते हैं। तो अकबर के पास यहाँ पर पर्याप्त समझौता था। शेष राज्यों के विरुद्ध इसने अभियान करने का निर्णय लिया, क्योंकि खानदेश तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा इन्होंने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो अकबर ने क्या किया, क्योंकि अकबर के पास काफ़ी समय था और इन शेष राज्यों के विरुद्ध अभियान का निर्णय लिया। और इस नीति के तहत यदि अकबर के पास पर्याप्त समय होता तो वह इन सभी राज्यों के विरुद्ध अभियान करता। उसने अपना अभियान अहमदनगर के विरुद्ध किया। यहाँ पर अहमदनगर के विरुद्ध इसने अभियान किया और जीतकर उसका आधा राज्य है, इसने अहमदनगर का आधा राज्य अपने अधीन कर लिया। और इसी समय इलाहाबाद के क्षेत्र में सलीम ने विद्रोह कर दिया था। जब ये जीता था, इसी समय इलाहाबाद वाला एरिया है, इलाहाबाद वाले एरिया में क्या किया, सलीम ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। इसलिए अकबर जो है वो दक्षिण की ओर मुड़ गया था। अब दक्षिण की ओर मुड़ा नहीं था। यहाँ पर जब इलाहाबाद में सलीम ने विद्रोह कर दिया तो वो दक्षिण की तरफ अकबर है वो ज़्यादा नहीं मुड़ पाया, क्योंकि उसको उस विरोध को दमन करने के लिए जाना पड़ा। और सलीम के विद्रोह का तो दमन हो गया, लेकिन इसके ठीक बाद अकबर की यहाँ पर मृत्यु हो गई। इसलिए वह दक्षिण में सीमित कामयाबी ही प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो कामयाबी तो प्राप्त कर लेता शायद, लेकिन इलाहाबाद में सलीम का विद्रोह करने के लिए चला गया और फिर इसकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। अब आ जाता है अकबर की राजपूत नीति। तो अकबर की जब राजपूत नीति की बात करेंगे हम, तो देखिए अकबर की राजपूत नीति में कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। एक मिनट में साफ कर देता हूँ इसको। राजपूत कौन थे? पहले बात तो राजपूत नीति समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राजपूत कौन थे। ठीक है। इनका महत्व क्या था? अकबर के पहले तक राजपूत नीति है क्या थी, अकबर से पहले किस तरीके से राजपूतों के साथ संबंध थे। अकबर की नीति के बुनियादी हिंदू, अकबर की नीति का विकास क्रम क्या था, किस तरीके से अकबर की नीति का जो राजपूत नीति है इसका प्रभाव पड़ा है। तो राजपूतों की अगर हम बात करें, राजपूत भारतीय समाज और संस्कृति के अंतर्गत हिंदू छत्रवाह की तरह थे। मतलब राजपूत हिंदुओं के जैसे ही थे, हिंदू छत्रवाह की तरह ही राजपूत थे। राजपूतों का मुगलों के विरुद्ध रहना साम्राज्य की दृढ़ता और स्थिरता के लिए चुनौती कारक होता था, क्योंकि राजपूत मुगलों के विरुद्ध रहते थे और इसकी वजह से अकबर का जो साम्राज्य है उसकी दृढ़ता और स्थिरता के लिए हमेशा वो चुनौती बना रहा। यानी कि राजपूत को हम राजस्थान के क्षेत्र में शासन करने वाले राजाओं तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में भी राजपूत जमींदार आदि की भूमिका में थे और उस काल में जमींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी होती थी। अब्दुल फजल ने कहा है कि जमींदारों के पास कुल मिलाकर के 33 लाख सैनिक टुकड़ी थी। ये किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है कि जमींदार भी सैनिक टुकड़ी रखते थे। और अबुल फजल ने कहा कि जमींदारों के पास टोटल कुल मिलाकर के 33 लाख सैनिक टुकड़ी थी। यानी कि यदि जमींदार विद्रोही हो जाएंगे तो मुग़ल साम्राज्य के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इन्हें अपने प्रति वफादार बनाए रखने के हेतु
दिल्ली के सुल्तानों और मुग़लों ने भी उन्हें ज़मींदारों का अधिकार देकर रखा। दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने भी उनको ज़मींदार का अधिकार दे रखा क्योंकि उनका विरोध नहीं किया, और मुग़लों ने भी उनको ज़मींदार का अधिकार देकर रखा। अकबर ने राजपूतों को अपना बना करके इस मोर्चे को और भी अपने अनुकूल बना लिया। यानी कि राजपूत अकबर के लिए 3 दृष्टियों से महत्वपूर्ण थे। पहली दृष्टि क्या थी? अकबर यदि राजस्थान के राजपूत राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगा तो उसे अतिरिक्त क्षेत्र, आबादी और धन की प्राप्ति होगी। दिल्ली आगरा की सुरक्षा मजबूत होगी। गुजरात और दक्षिण में विस्तार है वो आसान हो जाएगा। मुग़लों को योग्य और वफादार अधिकारी मिल जाएंगे जो विस्तार और विद्रोही दमन दोनों में काम आएंगे। दूसरा, जमींदारों की वफादारी भी यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगी। तीसरा, हिंदू समाज के बीच मुग़लों की स्वीकृति बढ़ेगी और शासन का सामाजिक आधार व्यापक हो जाएगा। इससे मुग़ल सत्ता ज़्यादा सुदृढ़ और दीर्घजीवी यहाँ पर हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि अकबर से पहले की राजपूत नीति क्या थी। अकबर से पहले भी तो राजपूतों के साथ में नीति थी, तो अकबर से पहले राजपूत नीति किस तरीके से यहाँ पर थी। अकबर के पहले तक राजपूतों के प्रति दिल्ली के शासकों ने सिर्फ और सिर्फ प्रभुत्व की नीति अपनाई। मतलब वो प्रभुत्व करना चाह रहे थे, प्रभुत्व बनाए रखा अकबर से पहले राजपूतों पर, क्योंकि अकबर से पहले राजपूतों के शासक थे, दिल्ली के शासकों ने राजपूतों पर प्रभुत्व की नीति अपनाई थी। गौरी से लेकर के लोधी तक, फिर बाबर तक यही नीति चलती रही। जैसे मोहम्मद गौरी आया दिल्ली में, तो गौरी से लेकर मोहम्मद गौरी, इससे लेकर के लोधी वंश तक, लोधी वंश के बाद में बाबर ने भी यही नीति अपनाई, यानी प्रभुत्व की नीति अपनाई। राजपूतों पर प्रभुत्व ये चलाते थे। इनके तहत उनका क्षेत्र छीनना, उनका राजनीतिक प्रशासनिक अवसर छीन लेना, उनके धर्म और संस्कृति पर हमला करना, लूटपाट करना जैसी क्रियाविधि भी अपनाई जाती रही। इसलिए ये शासक बहुत कम कामयाबी हासिल कर पाए। कम से कम राजपूतों की वफादारी हासिल करने में ये शासक हैं विफल रहे। राजपूत बार बार विद्रोह करते रहे और क्षेत्रीय स्तर पर एक के बाद एक अनेक राजपूत राज्य यहाँ पर उभरते गए। अब अकबर की नीति क्या थी राजपूतों के प्रति? अकबर ने लेने और देने की नीति अपनाई। लेन और देन की नीति अपनाई। लेन के तहत, मतलब लेने के तहत अकबर साम्राज्य विस्तार, अधीनता स्वीकार करना, अधीनता स्वीकार ना करने पर हमला करना, यानी हर हाल में विस्तार और प्रभुत्व की नीति अकबर ने अपनाई। और देने के अंतर्गत यदि संभव हो तो बिना युद्ध के विस्तार करेंगे। इसके अंतर्गत अकबर ने उनको उनके क्षेत्र में राजा बने रहने दिया। उनको मुग़ल शासन में भागीदारी दी गई। धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और संरक्षण, और दरबार के माहौल की अनुकूलता, वैवाहिक संबंध, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं है। वैवाहिक संबंध भी बना सकते हैं, लेकिन वैवाहिक संबंध है यहाँ पर बाध्यकारी नहीं माने जाएंगे। अब राजपूत नीति का विकास क्रम किस तरीके से हुआ है अकबर के समय? अगर विकास के क्रमों की बात करें तो प्रथम चरण में राजपूत नीति में अकबर ने किस तरीके से विस्तार किया? अकबर के प्रस्ताव को आरंभ में सिर्फ आमेर के राजा भरमल ने स्वीकार किया। जो अकबर ने प्रस्ताव दिया था, आमेर के राजा सबसे पहले स्वीकार करने वाले थे, आमेर के राजा भरमल ने यहाँ पर अकबर की जो भी प्रस्ताव थे उसको स्वीकार किया। वह भी इसलिए कि वह स्वयं एक आंतरिक कलह और संकट से ग्रस्त था, इसलिए उसने क्या किया? आमेर के राजा भरमल ने अकबर का जो प्रस्ताव था वो स्वीकार किया। सेकंड चरण में क्या आ जाता है? सेकंड चरण में यहाँ पर अकबर ने 1100 यहाँ पर शायद 1427 या 28 ईस्वी में चित्तौड़ पर हमला किया, और उसके बाद अधिकांश राजपूत राजाओं ने अधिकार की। यहाँ पर अकबर ने क्या किया? चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और जब चित्तौड़ पर हमला किया तो चित्तौड़ पर हमले की वजह से अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर थर्ड चरण में आ जाता है। थर्ड चरण में अकबर क्या करता है? अकबर राजपूतों का सैन्य सहयोग लिया। अकबर ने यहाँ पर राजपूतों का सैन्य सहयोग लिया। जो भी राजपूत ने अधिकता स्वीकार कर ली थी उनका सैन्य सहयोग लिया। गुजरात अभियान में मानसिंह का साथ लिया, और इस दौरान राणा प्रताप के हमले को रोकने के लिए अन्य राजपूत राजाओं का उपयोग किया। क्योंकि गुजरात के अभियान में क्या है, जब गुजरात के अभियान में अकबर गया तो उसमें मानसिंह का साथ अकबर ने लिया, और महाराणा प्रताप को रोकने के लिए, प्रताप के हमलों को रोकने के लिए भी अन्य राजपूत राजाओं का अकबर ने सहयोग लिया। तो ये काम भी अकबर किया था।
और फोर्थ चरण में बात करें, फोर्थ चरण में क्या हुआ, हमें ये याद रखना चाहिए कि राणा प्रताप अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं किए, इसीलिए दोनों के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, क्योंकि अब महाराणा प्रताप हैं, उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और इस दौरान अकबर ने जो आक्रामकता दिखाई, उसमें जिहाद का नारा भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। अकबर ने जिहाद का नारा दिया, आक्रामकता यहाँ पर अकबर ने दिखाई। और इस दौरान बड़े पैमाने पर कत्लेआम भी हुआ। कुछ समय के लिए अकबर ने दोबारा जजिया भी लगा दिया था। पहले जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन दोबारा अकबर ने जजिया कर भी लगा दिया था। युद्ध में नहीं जीत पाने के कारण कुछ समय के लिए मान सिंह पर संदेह भी करने लगा, क्योंकि जीत नहीं रहे थे, तो मान सिंह पर भी अकबर है संदेह करने लगा कि मान सिंह है सही तरीके से उसका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन यह पड़ाव क्षणिक सिद्ध हुआ और अकबर के खिलाफ उलेमा और मिर्ज़ा लोगों ने विद्रोह किया। उसमें राजपूतों ने पूरी निष्ठा और प्रतिद्वंद्विता के साथ अकबर के लिए कार्य किया, क्योंकि अकबर के खिलाफ यहाँ पर क्या है, अकबर के खिलाफ उलेमा और मिर्ज़ा लोगों ने विद्रोह कर दिया अकबर के खिलाफ। जब उलेमा और मिर्ज़ा लोगों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, तो इसमें इस विद्रोह को दबाने के लिए राजपूत शासक जो थे, जो उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, राजपूतों ने पूरी निष्ठा और प्रतिद्वंद्विता के साथ में अकबर के लिए कार्य किया। इसके पश्चात अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ आगे बढ़ी और अगले 24 वर्षों के दौरान अकबर की नियुक्तियों में 400 से ऊंचे मनसबदारों के तहत सबसे ज़्यादा राजपूतों की यहाँ पर नियुक्ति हुई। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा कि अकबर की राजपूत नीति अपने परिणामों की प्राप्ति में लगभग सफल ही मानी जाती है, कि उसने जो परिणाम सोचे थे वो परिणाम अकबर को यहाँ पर मिले थे। बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।